डिवेंचर इवेंचर पे तो लेके जानी मत। हाँ बेटे, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कंसाइनमेंट चालू करना, और आज की हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी खिंच सकती है क्योंकि कंसाइनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वोकेबलरी समझाने में, कुछ नए वर्ड सिखाने में ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है। शुरू करें? यस सर, शुरू करो। कंसाइनमेंट, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है। और बेटे मैं बार बार कह रहा हूँ 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना ही आना है, दैट इज फॉर श्योर। आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, चैप्टर बने तो ठीक, ना बने तो ठीक। आप बोलो कि सर मैं कंसाइनमेंट छोड़ के जा रहा हूं तो सर एग्जाम में कोई मार्क्स तो नहीं कटेंगे, तो बेटे पहली बता दूं, जिस दिन आपके मन में आ गया कि सर हमने कंसाइनमेंट छोड़ के जाना है, वी आर सपोज टू स्किप द कंसाइनमेंट, तो समझ जाना बेटे 10 मार्क्स तुम्हारे गए हाथ से, पहली बात। तो इस चैप्टर में से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। एक बार जरूर ऐसा, एक नहीं सॉरी 2 बार ऐसा हुआ था, मई 2018 से लेके आज तक 2 बार ऐसा हुआ है कि कंसाइनमेंट का 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, और एक बार ऐसा हुआ है कि एक अटेम्प्ट में कंसाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो मई 2018 से लेके आज तक एक अटेम्प्ट में ऐसा हुआ है कि कंसाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2 अटेम्प्ट में ऐसा हुआ है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और बाकी बेटे लगभग हर एक अटेम्प्ट में कंसाइनमेंट का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। वही बड़ा छोटा सा क्वेश्चन होता है, बस ये होता है कि इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पर बिजनेस करने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होता है, इसलिए कई बार स्टूडेंट को ये थोड़ा सा सरदर्द लगना शुरू हो जाता है। आगे चलें? यस सर, आओ बेटे। कंसाइनमेंट, सर हमको लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है बेटे, जहां लिखना होगा मैं खुद बता दूंगा। और अगर बेटे तुम अपने मन से पहले पहले लिख रहे हो और फिर बाद में काटा पीटी करना पड़े तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है ना। पहली डिस्क्लोजर दे दूं बेटे, ठीक है ना, पब्लिक डिस्क्लोजर है। अगर आप अपने मन से कुछ भी लिखते हैं और बाद में अगर मैंने उसके अंदर कोई काटा पीटी करी आपको कोई कंसेप्ट समझाने के लिए, तो उस काटा पीटी का जिम्मेदार आप खुद होगा, आप खुद होंगे, ठीक है ना। हाँ, यस सर, डन। तो सबसे पहले तो बेटे आपको समझना पड़ेगा कि कंसाइनमेंट और सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसाइनमेंट एंड सेल। यहीं से बेटे आपको कंसाइनमेंट अकाउंट पे थोड़े थोड़े वेरिएशन समझ में आएंगे, और उसी के साथ फिर आपके कंसाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लॉजिक डेवलप होंगे। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लॉजिक को डेवलप करने की है। हाउ डू यू डेवलप योर लॉजिक फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ कंसाइनमेंट। शुरू करें? यस सर। तो सबसे पहले बेटे मैं हमेशा शुरू करता हूं, कहां से? मैं हमेशा शुरू करता हूं कि भाई आपकी एक जो नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल परचेस का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें और कंसाइनमेंट के सेल में क्या डिफरेंस है। आगे चलते हैं, ठीक है सर। कोई बात नहीं बेटे, आज से एक नया टॉपिक है। हाँ रेयान बेटे, आज से एक नया टॉपिक है, आज अभी पहले इस पे फोकस करो, बाकी का हिसाब किताब बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है सर, डन। नॉर्मली क्या होता है बेटे, एक होता है बिजनेसमैन। सर इतने सारे हाथ पैर वाला, बेटे बिजनेसमैन होता ही एक ऐसा आदमी है जो मल्टी फंक्शनल होता है, ठीक है ना। बिजनेसमैन को सारे काम करने हैं, उसको मैनेजमेंट भी देखना है, फाइनेंस भी अरेंज करना है, एडवर्टीजमेंट भी करनी है, प्रोडक्शन भी देखना है। तो अपना बिजनेसमैन मल्टी फंक्शनल है, सारे काम कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए इतने सारे हाथ पैर बना रखे मैंने इसके, ठीक है। ओके सर, डन। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, नॉर्मल सेल के अंदर ये होता है कि एक होता है बायर और एक होता है बिजनेसमैन, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर बेटे बायर को गुड्स खरीदना है, बिजनेसमैन को अपना गुड्स बायर को बेचना है। अब बेटे बिजनेसमैन जब भी अपना गुड्स बायर को बेचता है तो बायर को गुड्स बेचते समय इमीडिएटली वो रिस्क एंड रिवॉर्ड किसको ट्रांसफर कर देता है, इमीडिएटली ही विल ट्रांसफर द रिस्क एंड रिवॉर्ड टू द, किसको बेटे, यहां पर बेटे रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों किसको ट्रांसफर कर देता है, बायर को। सर ये रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है, देखो नॉर्मल सेल परचेस के ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स की पोजीशन किसको ट्रांसफर कर दी, बायर को। ऐसा ही होता है ना। मान लो आप एक दुकान में जाते हो और आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, तो बेटे दुकानदार ने, तो बेटे जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने आपको मोबाइल फोन दे दिया कि नहीं, डिब्बे के साथ, पैकिंग के साथ में, कि ये लो अपना मोबाइल फोन लेके जाओ अपने घर। तो ये जो फिजिकली मोबाइल फोन आपको दे दिया उसने, यही तो डिलीवरी ऑफ गुड्स है। तो जब सेलर बेटे बायर को कोई गुड्स बेचता है तो उसकी फिजिकल डिलीवरी कर देता है कि ये सामान अपने साथ में लेके जाओ। तो इसका मतलब सेलर ने क्या कर दिया, सेलर ने गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर कर दिया बायर को। पोजीशन के साथ साथ बेटे ओनरशिप भी वो किसको ट्रांसफर कर देता है, ही विल ऑल्सो ट्रांसफर द ओनरशिप टू द बायर एज वेल। तो यहां पर बेटे जैसे ही नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, अभी मैंने कंसाइनमेंट की कोई बात नहीं करी है, अभी मैंने कंसाइनमेंट का कुछ भी शुरुआत नहीं करी है। नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, नॉर्मल सेल के अंदर यहां पर सेलर जब भी बायर को कोई गुड्स बेचता है, इमीडिएटली वो गुड्स का पोजीशन और ओनरशिप दोनों बायर को ट्रांसफर कर देता है।
अब बेटे होता यह है कि आपने पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिया, आपने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी, तो उस गुड्स से रिलेटेड जो रिस्क एंड रिवॉर्ड हैं वो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी किसको ट्रांसफर हो जाते हैं? बायर को ट्रांसफर हो जाते हैं। सर ये रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होते हैं? बेटे सोचो, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, कितने का खरीदा? 15,000 का मोबाइल फोन खरीदा। फिर आपने उम्मीद लगाई कि इस मोबाइल फोन को मैं अपनी शॉप में ले जाऊंगा, डिस्प्ले में सजाऊंगा और इस मोबाइल फोन को कम से कम 17,000 रुपीज में बेचूंगा। बेटे आपकी शॉप में कोई दूसरा कस्टमर आता है और आप यही मोबाइल फोन उसको 17,000 में बेच देते हैं। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? बोलो ना। आपने कितने का खरीदा था? सर हमने 15,000 का मोबाइल फोन खरीदा था। अपने कस्टमर को कितने में बेचा? सर 17,000 में हमने कस्टमर को बेचा। कितना प्रॉफिट कमाया? सर 2,000 का प्रॉफिट कमाया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बेचने के लिए, तो बेचते समय आपको उस पर प्रॉफिट हो सकता है, हमेशा प्रॉफिट होगा, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेचते समय आपको उस पर प्रॉफिट हो सकता है। इसको कहा जाता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को फ्यूचर में बेचेंगे तो बेच के उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं, या अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान को जब आप यूज करेंगे तो सामान को यूज करने के बाद आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर में मिलने वाले जो बेनिफिट्स होते हैं, फ्यूचर में मिलने वाले यहां पर जो प्रॉफिट्स होते हैं, इनको कहा जाता है रिवॉर्ड। ठीक। तो सर ये रिस्क क्या होता है? बेटे ये मोबाइल फोन आप खरीद के ले आए, आप अपनी शॉप में ले आए, शॉप में आपने सजा के रख दिया, रात को बेटे आप लॉक लगा के जाते हैं, अचानक बेटे आप मतलब कि शॉपकीपर की दुकान का कोई ताला तोड़ देता है, मोबाइल फोन चोरी करके ले जा लेता है। तो अब क्या हुआ? सर लॉस हो गया यहाँ पर। ठीक है ना? हाँ सर यहाँ पे तो लॉस हो गया। तो यानी बेटे आपने अगर कोई भी गुड्स खरीदा है एज अ बायर, तो फ्यूचर में आपको इससे प्रॉफिट भी हो सकता है, फ्यूचर में आपको इस पे लॉस भी हो सकता है। तो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है रिवॉर्ड, और फ्यूचर में हो सकने वाले लॉस को कहा जाता है रिस्क। ठीक है। और यही चीज आपने बेटे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर ही पढ़ी होगी कि अगर आप किसी गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर कर देते हैं तो ओनरशिप के साथ साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाता। याद आया कि नहीं? हाँ या ना? रिस्क एंड रिवॉर्ड विल बी ट्रांसफर टू द बायर अलोंग विद द ओनरशिप। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? तो आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर कर दिया। तो सोचो नॉर्मल सेल में क्या हुआ? नॉर्मल सेल में सेलर ने पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिया, किसको? बायर को। ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी, ओनरशिप के साथ साथ रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफर। अच्छा किसी ने लिखा भी था, साजिद खान, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 30 भी लिखा है। सेक्शन नंबर तो मुझे याद नहीं था, क्यों झूठ बोलना बेटे, आई डिडंट रिमेंबर द सेक्शन नंबर। रिस्क पासेस विद ओनरशिप। लो बेटे साजिद खान ने बताया अलॉन्ग विद द सेक्शन की सर सेक्शन 30 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई जो ओनरशिप के जो रिस्क है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप के साथ साथ बायर को ट्रांसफर हो जाती है अंडर द नॉर्म। सेक्शन 26 है सर। अच्छा ये कह रहे हैं सेक्शन 26 है। ओके सेक्शन 26 होगा। फिर आगे चलते हैं। डन। इसे कहते हैं बेटे आप डायरेक्ट सेल। अरे सर जब से डायरेक्ट सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, कंसाइनमेंट के बारे में कब करोगे? कुछ मजा नहीं आ रहा है। आओ बेटे मैं तुम्हें मजा दिलाऊं। शुरू करें? यस सर। अब डायरेक्टली तो बेटे आप कस्टमर ढूंढ नहीं पा रहे, डायरेक्टली तो आप अपने गुड्स का बायर ढूंढ नहीं पा रहे। अब किसको बेचें? आपके बस का रोग ही नहीं है। आप बेटे गुड्स बना सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन बेटे मार्केटिंग करना और गुड्स को ओपन मार्केट में ले जाकर बेचना ये आपके बस का रोग नहीं है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तब क्या करें? तब लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो ब्रोकर और एजेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनकी मदद लेते हैं। ठीक है ना? हाँ नहीं सर बेटे क्या हमारी लॉ की क्लास चल रही है? कोई कह रहा है सेक्शन 30 है, नहीं सर सेक्शन 26 है, फिर कोई कह रहा है नहीं सर सेक्शन 24 है, नहीं सर सेक्शन 24 है। ठीक है, क्या हम लॉ पढ़ रहे हैं बेटे? क्या बेटे तुम्हें लग रहा है कि मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी दाढ़ी है, मेरे चेहरे पे बड़ी बड़ी मूछें हैं? ठीक है ना? और बेटे मैं तुम्हें अलग अलग एक्ट के अलग अलग सेक्शन पढ़ा रहा हूं बेटे। क्या आपको ऐसा लगता है बेटे? ठीक है। नहीं सर। क्या आपने मेरा नाम बाबा रख रखा है? बाबा आपने किसी और का नाम रखा है बेटे। ठीक है ना? तो क्या बेटे तो आप मुझे बाबा समझ रहे हैं? नहीं, आई एम नॉट बाबा, आई एम नॉट सपोज टू टीच यू लॉ। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई, बात खत्म। ठीक है, ओके आगे चलो। अब यहां पर होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना सामान खुद नहीं बेच सकते, तो फिर आप किसी एजेंट की या एक ब्रोकर की मदद लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप अपना एक एजेंट अपॉइंट कर देते हैं और गुड्स किसको ट्रांसफर कर देते हैं? अपने एजेंट को ट्रांसफर कर देते हैं।
फिर एजेंट से कहते हैं कि भैया एजेंट तू कस्टमर ढूंढ, तू बायर ढूंढ, तू ग्राहक ढूंढ और हमारा सामान ग्राहक को बिकवा। एजेंट कहता है ठीक है मैं तुम्हारा सामान ग्राहक को बिकवा तो दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो हम बेटे एजेंट को कहते हैं, ब्रोकर को कहते हैं कि तू हमारा सामान बिकवा, उसके बदले हम तुझे ब्रोकरेज पे करेंगे, तू हमारा सामान बिकवा उसके बदले हम तुझे कमीशन पे करेंगे, ऐसे ही कहते हैं ना अपन। ठीक है, तो हमने बेटे एक एजेंट अपॉइंट कर लिया या ब्रोकर अपॉइंट कर लिया, हमने एजेंट से या ब्रोकर से कहा तो हमारा सामान बिकवा, जितना सामान तू बेचेगा उसमें जो भी कमीशन हो सकता होगा वो कमीशन हम तुझे पक्का पक्का देंगे। तो इस तरीके से जब आप एक एजेंसी रिलेशनशिप डेवलप करके अपने गुड्स को बेचना शुरू कर देते हैं तो इसे कहा जाता है कंसाइनमेंट सेल। यानी पहली पार्टी कौन है जिसने गुड डिस्पैच किया है? ठीक है ना, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कह लो या प्रोड्यूसर कह लो या मैन्युफैक्चरर कह लो, जो भी हो व्हाटएवर इट इज, ये हमारे लिए कंसर्न मैटर नहीं है। एक आदमी को अपना प्रोडक्ट बेचना है, डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट किसी अननोन जगह पे, अननोन एरिया पे या अननोन कस्टमर के बीच में वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा है, इसलिए उसने एक ब्रोकर को अपॉइंट किया। अब ब्रोकर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम हमारा प्रोडक्ट बेचो, और अगर तुम हमारा प्रोडक्ट बेचोगे तो उसके बदले में तुम्हें कमीशन दिया जाएगा, उसके बदले में तुम्हें ब्रोकरेज दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट सेल, या ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग कहने लगते हैं कंसाइनमेंट सेल। तो फर्स्ट पर्सन जिसको अपना गुड्स बिकवाना है उसको बेटे इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म के अंदर नाम दे दिया गया कंसाइनर या प्रिंसिपल। ठीक है ना। दूसरा आदमी कौन है सर? दूसरा आदमी एजेंट है, तो डेफिनेटली बात है पहला आदमी कौन होगा? प्रिंसिपल ही होगा, क्योंकि अगर एजेंसी रिलेशनशिप है तो एक का प्रिंसिपल होना जरूरी है, तो दूसरा फिर क्या बनेगा? एजेंट बनेगा। ऐसे ही होगा कि नहीं? तो पहला आदमी क्या होगा बेटे यहाँ पर? प्रिंसिपल। तो दूसरा आदमी क्या हो जाएगा? एजेंट। और अगर इसका नाम बदल के रखना है तो पहला आदमी क्या है यहाँ पर? कंसाइनर। तो दूसरा आदमी क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंसाइनी। तो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भिजवाएगा, फिर उसके बाद बेटे इन गुड्स को मार्केट के अंदर बेचने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कंसाइनी की होगी। कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ में गुड्स कस्टमर को बेचेगा, और जितनी क्वांटिटी कंसाइनी बेचेगा उतनी क्वांटिटी के बदले में कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा उस एग्रीमेंट के बदले में कंसाइनी को कमीशन मिल जाएगा। ये बेटे मैंने एक ओवरव्यू बताया है कि कंसाइनमेंट सेल के अंदर क्या होता है। ठीक है, आगे चलें? यस सर, आगे चलो फिर एक कदम और। यहां पर बेटे कभी किसी प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट, सर पूरे कंसाइनमेंट की डिटेल बताओ, ऐसे ओवरव्यू मत बताओ, ऐसे हेलीकॉप्टर व्यू मत बताओ कि यहां से नीचे देखो कुतुब मीनार दिख रहा है, ऐसे नहीं सर, पास में ले जाके दिखाओ थोड़ा। हमने कहा ठीक है, आओ बेटे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट की प्रोसेस क्या होती है? कंसाइनमेंट में कुल मिला के बिजनेस कैसा होता है, पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है, पहले आपको एक बार सिस्टम समझ लेना चाहिए। सिस्टम की शुरुआत होती है हमारे बिजनेसमैन की तरफ से, जिसको हमने क्या नाम दिया है बेटे? कंसाइनर। ठीक है ना, हमारे बिजनेसमैन का नाम क्या है यहाँ पर? कंसाइनर। तो यहाँ पे शुरुआत हमेशा किसकी तरफ से होती है? कंसाइनर की तरफ से होती है। कंसाइनर का क्या सर? कंसाइनर का अपना एक गोडाउन है, कंसाइनर के गोडाउन में खूब सारा गुड्स भरा पड़ा है, और कंसाइनर अपने इस भरे पड़े गुड्स को पब्लिक को बेचना चाहता है, लेकिन खुद अपने गुड्स को बेच नहीं पा रहा है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि अपना गुड्स किसी एजेंट से या किसी कंसाइनी से बिकवाएगा। अब बेटे इसने कंसाइनी भी ढूंढ लिए, कंसाइनी के साथ में इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद इसने अपनी फैक्ट्री से गुड्स निकाला, और फैक्ट्री से गुड्स निकाल के किसको भिजवाना शुरू कर दिया? कंसाइनी को गुड्स भिजवाना शुरू कर दिया। तो जब बेटे कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स निकलेगा और किसको डिस्पैच होगा? कंसाइनी को डिस्पैच होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जैसे ही बेटे कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स निकला कंसाइनी को डिस्पैच करने के लिए, तो इसको क्या कहा जाएगा बेटे? इट विल बी नोन एज गुड्स सेंट ऑन। बेटे बोलना पड़ेगा, ये नई वोकैबुलरी है, ऐसी वोकैबुलरी आपके अभी तक किसी चैप्टर के अंदर आई नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अब बेटे अब ऐसे तो गुड डिस्पैच हो नहीं जाता। सोचो बेटे, कंसाइनर मैं हूं, कहाँ रहता हूं बेटे? भी फिलहाल मैं रहता हूं नागपुर में। कंसाइनी कौन है? कंसाइनी कोई भी हो सकता है। कहाँ रहते हैं बेटे? पूना में रहते हैं। अब उस कंडीशन है मुझे अपना गुड्स नागपुर से कहाँ भिजवाना है? पूना भिजवाना है। अब गुड्स को नागपुर से पूना भिजवाने के लिए कुछ हो सकता है गुड्स की स्पेशल पैकिंग करनी पड़े। मैंने कहा मैं इसको ट्रेन से गुड्स भिजवाऊंगा, कहाँ पर? पूना भिजवाऊंगा।
ट्रेन वालों ने कह दिया बेटे, रेलवे वालों ने कह दिया नहीं नहीं थोड़ी सी अच्छी पैकिंग करके ला, ऐसी लूज पैकिंग में हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। तो मैंने कहा ठीक है भैया एक्स्ट्रा पैकिंग कर दो इसकी थोड़ी सी। पैकिंग के साथ साथ फिर बेटे इंडियन रेलवे वालों ने कह दिया गुड्स का इंश्योरेंस निकाल लो, उसके बाद में तुम्हारा गुड्स हम डिस्पैच करेंगे, क्योंकि कल को अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा गुड्स अगर डिस्ट्रॉय होगा तो तुम तो हमसे कंपनसेशन मांगने आ जाओगे, हम कंपनसेशन वगैरह नहीं देने वाले। तो जाओ पहले अपना गुड्स का इंश्योरेंस निकलवाओ और अपने गुड्स के इंश्योरेंस की कॉपी लाके प्रेजेंट करो, तभी तुम्हारा गुड्स हम ट्रेन में अपलोड करेंगे। तो वहां पर इंश्योरेंस के चार्जेस भी खर्च करने पड़ जाएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस के चार्जेस खर्च करने के बाद बेटे ऐसा भी हो सकता है बेटे, अब आप ट्रेन में अगर बुक करोगे तो क्या इंडियन रेलवे फ्री में आपका गुड्स नागपुर से लेकर पूना तक डिलीवर करेंगे? नहीं सर, वो भी तो पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे। तो वो हो जाएंगे बेटे फ्रेट चार्जेस, और डिस्पैच के दूसरे खर्चे भी हो सकते हैं, लोडिंग का, अनलोडिंग का, ऐसे वैसे खर्चे हो सकते हैं। ये सारे खर्चे कौन पे करेगा बेटे, कंसाइनर या कंसाइनी? बताओ ना बेटे, हु इज सपोज टू पे ऑल दीज एक्सपेंसेस, वेदर द कंसाइनर इज सपोज टू पे ऑल दीज एक्सपेंसेस और द कंसाइनी सपोज टू पे ऑल दीज एक्सपेंसेस? सर ये सारे खर्चे कंसाइनर को ही पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल बेटे, कंसाइनर ने अपना गोडाउन से गुड्स निकाला, इतने सारे पैसे खर्च किए, इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद अब गुड्स किसको फाइनली डिस्पैच हो गया बेटे, बताओ। अब गुड्स फाइनली किसको डिस्पैच हुआ? सर गुड्स अब फाइनली डिस्पैच हो गया है कंसाइनी को, ठीक है ना। ओके सर, डन। ये गुड्स बेटे चला 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 रेल में टंगा रहा, टंगते 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 चलते 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 पहुंचा किसके पास? सर ये पहुंचा हमारे कंसाइनी के पास, ठीक। अब कंसाइनी को लेनी है गुड्स की डिलीवरी, ये कहां पर है बेटे? अभी कंसाइनी के रेलवे स्टेशन पे। कंसाइनी कहां पर है? पूना में। तो गुड्स तो पूना पहुंच गया, कंसाइनी भी पहुंच गया अपने गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए, ठीक है ना। लेकिन बेटे इंडियन रेलवे वालों का कहना यह है कि देखो बॉस, आपका गुड्स लेने आप 2 दिन लेट आए हो, और 2 दिन आपका गुड्स हमने, वो होता ना बेटे, वो क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन में जाओ तो लॉकर रूम होता है एक, जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, और फिर बाद में जब आपकी ट्रेन है तो अपना सामान उठाओ और वहां से लेके निकल लो। तो बेटे यहाँ पर इंडियन रेलवे वालों का कहना यह था कि तुम 2 दिन लेट आए हो अपने गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए, और 2 दिन तक तुम्हारा गुड्स हमने संभाल के रखा है अपने गोडाउन में, तो तुम उस गोडाउन के चार्जेस देने पड़ेंगे। जब तक तुम वो गोडाउन के चार्जेस पे नहीं करोगे, तुम्हारा गुड्स हम डिस्पैच, मतलब तुम्हारा गुड्स हम तुमको डिलीवर नहीं करेंगे। क्लॉक रूम, यस क्लॉक रूम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटे हो सकता है कि उसको लॉकर रेंट पे करना पड़ जाए। हो सकता है जब गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाओ, तो लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं वो कई बार अपने शहर में आने वाले गुड्स के ऊपर एक एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं। जैसे होता है ना डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स और जीएसटी, वैसे ही कई कई शहर के अंदर आप ये देखेंगे कि दूसरे शहर से अगर हमारे शहर के अंदर कोई सामान आता है तो दूसरे शहर से आने वाले सामान के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है। पूना के अंदर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो अब यहां पर बेटे मान लो मैंने गुड्स भेजा है, कंसाइनी गुड्स की डिलीवरी लेने गया, पूना के अंदर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो जब तक वो एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करेगा तब तक इंडियन रेलवे वाले उसको गुड्स की डिलीवरी नहीं देंगे। इसके अलावा अगर कोई छोटे मोटे चार्जेस और हैं जो इंडियन रेलवे वाले किससे मांगते हैं, कंसाइनी से या एजेंट से मांगते हैं, तो ये छोटे मोटे चार्जेस भी एजेंट को यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, जिनको हम लोग क्लियरिंग चार्जेस वगैरह कह देते हैं, ठीक है ना। अब बताओ बेटे, ये खर्चा सिर्फ गुड्स की डिलीवरी लेते समय एक बार लगेगा, ये खर्चा बार बार लगेगा? बताओ ना बेटे, क्या ये खर्चा गुड्स की डिलीवरी लेते समय एक ही बार लगेगा या ये खर्चा बार बार लगेगा? सर एक ही बार लगेगा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं ये, ठीक है। ओके, तो ये कौन से एक्सपेंसेस हैं आपके? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, याद रहेगी बात। ऑल दोज एक्सपेंसेस विच हैज बीन इनकर्ड बाय कंसाइनी एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्या बेटे? एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स आर नोन एज व्हाट? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। समझ में आई बात? तो यहां पर 2-3 चीजें, खर्चे किसने पे किया? खर्चे पे किया कंसाइनी ने, ठीक है ना। खर्चे किसने पे किया? खर्चे पे किया कंसाइनी ने। कब पे किया? गुड्स की डिलीवरी लेते समय, ठीक है। कंसाइनमेंट गुड्स की डिलीवरी लेते समय किसने पे किया? कंसाइनी ने खर्चे पे किया, जो कंसाइनी को एक ही बार पे करने, बार बार पे नहीं करने हैं। इनको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे बेटे? ऑल दोज एक्सपेंसेस आर नोन एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, हम बेटे पूरे चैप्टर में आयात इतनी बार रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस की जिक्र करेंगे कि ये वैसे दिमाग में सेट हो जाता है।
सर गुड्स तो बार बार कंसाइनर नहीं बेटे, गुड्स तो कंसाइनर बार बार भेजेगा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक बार अगर कंसाइनर ने गुड्स भेजा है तो उसकी डिलीवरी लेते समय ये सारे के सारे खर्चे एजेंट को भी तो एक ही बार करने पड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ आगे चलते हैं, अब क्या होगा इसके बाद। अब बेटे एजेंट इनको लोड कराएगा और लेके आ जाएगा अपने गोडाउन में। अब बताओ बेटे गुड्स किसके गोडाउन में पहुंच गया, बोलो ना बेटे, गुड्स किसके गोडाउन में पहुंच गया। सर अब गुड्स पहुंच गया कंसाइनी के गोडाउन में। समझ में आ गया बेटे इतना, यस और नो। ठीक, मैं बेटे यहां से यहां तक का प्रोसेस एक बार फिर से बताता हूं। सबसे पहले गुड्स कहां पड़ा हुआ है, सबसे पहले बताओ बेटे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी आपकी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी। गुड्स कहां पड़ा हुआ है, सर गुड्स पड़ा हुआ है कंसाइनर के गोडाउन में। सबसे पहले कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स निकलेगा, इसको क्या बोलोगे। सबसे पहले कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स निकलेगा, इसको क्या बोलोगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है ना। इस गुड्स को डिस्पैच करने के लिए कंसाइनर कई अलग अलग खर्चे करेगा, जैसे कि पैकिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस चार्जेस, फ्रेट एक्सपेंसेस, डिस्पैच एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे किसने पे करने हैं, कंसाइनर ने पे करने हैं, ठीक है ना। ये सारे खर्चे पे करने के बाद फिर गुड्स को बेटे लोड कर दिया जाएगा। जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम हमने चूज कर रखा है उसमें लोड कर दिया जाएगा। फिर गुड्स किसके पास पहुंचेगा, सर ये गुड्स पहुंचेगा कंसाइनी के पास। अब कंसाइनी को क्या करना है, कंसाइनी को गुड्स की पहले डिलीवरी लेनी है। कंसाइनी गुड्स की डिलीवरी लेगा तो कंसाइनी गुड्स की डिलीवरी लेते समय भी कई अलग अलग खर्चे पे कर हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो क्लॉक ड्यूज हो सकते हैं, या लॉकर रेंट हो सकता है, या एक्साइज ड्यूटी हो सकती है, क्लियरिंग चार्जेस हो सकते हैं। इसके बाद बेटे कंसाइनी इन गुड्स की डिलीवरी लियर, ये सारे खर्चे कौन पे करेगा, कंसाइनी पे करेगा। इन एक्सपेंसेस को क्या नाम दिया जाएगा, दोज एक्सपेंसेस आर नोन एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये खर्चे किसने पे किए, कंसाइनी ने। कब पे किए, एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स। तो दोज एक्सपेंसेस आर नोन एज व्हाट, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब बेटे कंसाइनी ने इन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को लोड करवाया लोकल ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि भाई उसको भी तो रेलवे स्टेशन से लेके अपने गोडाउन तक गुड्स लेके जाना है कि नहीं जाना। तो उसने बेटे लोकल ट्रांसपोर्टर्स की मदद ली और गुड्स को बेटे लोड करवा के ले आया कहां पर, कंसाइनी के गोडाउन में। अब ये गुड्स किसके गोडाउन में आ गया बेटे, कंसाइनी के गोडाउन में आ गया। अब बेटे यहां पर गोडाउन में पहुंचने के बाद भी कंसाइनी को और कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। अब गोडाउन में पहुंचने के बाद सर कौन कौन से खर्चे करने पड़ेंगे भैया, हो सकता है कंसाइनी के गुड्स को गोडाउन में रखने के लिए अलग से गोडाउन लेना पड़ा हो, तो गोडाउन का रेंट आपको पे करना पड़ेगा। गोडाउन के अंदर कुछ जो भी आपने एक ट्यूबलाइट या 2 ट्यूबलाइट और पंखा वगैरह लगा रखा होगा आपने, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना पड़ेगा। गुड्स को आपको बेचना है तो बेचने के लिए हो सकता है आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी इनकर करने पड़ जाए। ऐसे करके कई अलग अलग खर्चे करने पड़ेंगे। बताओ बेटे ये खर्चे रिकरिंग नेचर के हैं या नॉन रिकरिंग नेचर के। मैं बात कर रहा हूं बेटे गोडाउन रेंट, गोडाउन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर ऑफ द रिकरिंग नेचर और नॉन रिकरिंग नेचर। सर ये सारे के सारे खर्चे हैं रिकरिंग नेचर के, बिल्कुल ठीक है। इतने रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होंगे और इन एक्सपेंसेस के बाद अब कंसाइनी ये गुड्स बेच देगा। किसको बेचेगा बेटे, यहां पर बायर को गुड्स बेच देगा। इतना क्लियर, यहां तक बात समझ में आई, यस और नो। बेटे ये है आपका नॉर्मल प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट। मैं नॉर्मल प्रोसेस वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी बेटे इस प्रोसेस के अंदर प्लस माइनस, ऊपर नीचे, कम ज्यादा बहुत सारी चीजें अभी आने वाली हैं। मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू बताया कि जनरली कंसाइनमेंट का जो बिजनेस होता है या जो कंसाइनमेंट का जो बिजनेस मॉडल होता है वो इस तरीके से होता है। सर कंसाइनर को तो पैसे मिले ही नहीं। सर कंसाइनी ने सारा का सामान बेच दिया बायर को, सारा का सारा सामान बायर को बेच दिया, तो पैसे भी किसके पास आए, बताओ ना बेटे। हाँ बताओ ना बेटे, सारा का सारा सामान किसने बेचा, सर कंसाइनी ने बेचा। कंसाइनी ने बेचा तो बेचने के बाद पैसे भी किसके पास आए, कंसाइनी के पास आए। अब सर कंसाइनी के पास आए तो फिर कंसाइनर कंसाइनी से अलग से पैसे रिकवर करेगा। द आंसर इज यस। जब बेटे सामान बिक जाएगा तब कंसाइनी क्या करेगा, अपने जितने खर्चे हैं सारे खर्चे पहले माइनस करेगा। एक बात बताओ, यहां पर गुड्स की डिलीवरी लेते समय लॉकर रेंट, क्लियरिंग चार्जेस और एक्साइज ड्यूटी, ये सारे खर्चे किसने पे किए थे, कंसाइनी ने पे किए थे। लेकिन क्या बेटे इन खर्चों का बर्डन वाकई कंसाइनी के ऊपर आना चाहिए, बोलो ना हाँ या ना। गुड्स का मालिक कौन है, सर गुड्स का मालिक है कंसाइनर।
ओनरशिप किसके पास है? कंसाइनर के पास है। कंसाइनी किसके बिहाफ में काम कर रहा है? कंसाइनी बेटे कंसाइनर के बिहाफ में काम कर रहा है। कंसाइनी कंसाइनर का एजेंट है, और अगर एजेंट है तो वो खर्चों का बर्डन अपने ऊपर कैसे ले सकता है? तो अल्टीमेटली खर्चा करने को तो कंसाइनी ने कर दिया, पेमेंट करने को तो कंसाइनी ने अपनी जेब से पेमेंट कर दिया, लेकिन बाद में रिकवर किससे करेगा? कंसाइनर से रिकवर करेगा। वैसे ही यहां पर भी बेटे कंसाइनर का गुड्स रखने के लिए उसने गोडाउन रेंट के एक्सपेंसेस कर दिए, गोडाउन एक्सपेंसेस कर दिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कर दिए। ये सारे खर्चे भी किसने पे किए हैं? कंसाइनी ने। लेकिन अल्टीमेटली ये खर्चे भी वो किससे रिकवर करेगा? कंसाइनर से रिकवर करेगा। समझ में आ गई बात बेटे? सारे खर्चों का बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर आएगा? मालिक के ऊपर आएगा। और मालिक कौन? सारे खर्चों का बर्डन बेटे किसके ऊपर आएगा? सर मालिक के ऊपर आएगा। और मालिक कौन? सर मालिक है यहां पर कंसाइनर। ठीक है, ओके सर, डन। ओके, इतना ठीक है। तो सर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भी कुछ बाकी है क्या? हाँ बेटे, इसके बाद बाकी है ना बेटे। अब यहां पर कंसाइनी ने ग्राहक ढूंढे, ग्राहकों को, बायर्स को अपना गुड्स उठा के बेच दिया। अब इसके बाद कंसाइनी बनाएगा अपना एक हिसाब। है सर कंसाइनी हिसाब बनाएगा? हाँ कंसाइनी हिसाब बनाएगा। सर कैसा हिसाब बनाएगा? कंसाइनी लिखेगा सेल प्रोसीड, यानी सामान बेच के इतने पैसे आए, इसमें से कंसाइनी माइनस करेगा एक्सपेंसेस, यानी बेटे कंसाइनी ने जितने भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किए होंगे और कंसाइनी ने जितने भी रिकरिंग एक्सपेंसेस किए होंगे, इन सारे एक्सपेंसेस को पहले वो काटेगा, माइनस करेगा, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस को किससे रिकवर करने? कंसाइनर से रिकवर करने। ठीक है, तो पहले वो लेगा बेटे सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड में से कंसाइनी ने खुद अपनी जेब से जितने पैसे खर्च किए होंगे उन सारे खर्चों को माइनस करेगा। उन सारे खर्चों को माइनस करने के बाद अब कंसाइनी का जितना कमीशन बनता है, कंसाइनी अपना कमीशन भी माइनस करेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि कमीशन भी किससे लेना है उसको? कंसाइनर से लेना है। सामान तो बेच दिया ना उसने, और अगर सामान बेच दिया तब उसको कमीशन भी किससे रिकवर करना है? कमीशन भी उसको कंसाइनर से ही रिकवर करना है। तो उसका जितना कमीशन बनता है वो अपना कमीशन भी माइनस करेगा, और जो पैसे बच जाएंगे आखिरी में, क्या क्या माइनस करने के बाद? कंसाइनी ने जो अपनी जेब से पैसे खर्च किया वो, उसके बाद कंसाइनी का जो कमीशन होता है वो, ये सारे खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद अब जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा, क्या बच जाएगा बेटे यहां पर? अब जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा वो बैलेंस अमाउंट बेटे एजेंट किसको ट्रांसफर कर देगा? कंसाइनर को ट्रांसफर कर देगा। समझ में आया इतना? ये होता है कंप्लीट मैकेनिज्म। अब इसमें सर दोनों को क्या बेनिफिट है बेटे? कंसाइनर को बेनिफिट ये है कि इसका सामान बिक रहा है, सामान बेच के कंसाइनर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, दैट इज द बेनिफिट फॉर कंसाइनर। सर कंसाइनी को क्या बेनिफिट है बेटे? कंसाइनी को बेनिफिट ये है कि कंसाइनी को अपनी जेब से कोई एक ढेला इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बढ़िया एकदम शानदार तरीके से कंसाइनी को कमीशन की इनकम मिलती चली जा रही है। और ये जो कमीशन की इनकम मिलेगी उसको लॉन्ग टर्म पर्पज से, जब तक बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तब तक इसको कमीशन की इनकम मिलती चली जा रही है। लग रहा है बेटे कंसाइनी भी बेनिफिट में है। एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जितना खर्चा किया वो भी सब किससे रिकवर करने वाला है? ये कंसाइनर से। तो बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, बिना कोई जेब से खर्चा किए, सिर्फ और सिर्फ सामान की मार्केटिंग करनी है, गुड्स को बेचना है और कमीशन की इनकम कमानी है। ठीक है ना? तो दोनों के लिए विन विन कंडीशन है। कंसाइनर का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, उसका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया, और कंसाइनी बेरोजगार आदमी था, उसने बेटे कमीशन की इनकम कमानी चालू कर दी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल को कहा जाता है कंसाइनमेंट। सर यही सेल्समैन होता है? हाँ बेटे यही सेल्समैन होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो सेल्समैन होते हैं ना उनको हम लोग अपनी फिक्स्ड सैलरी पे रख लेते हैं, नौकरी पे। तो फिर वो हमारा एजेंट नहीं हो जाता बेटे, फिर वो सेल्समैन हमारी कंपनी का या हमारे बिजनेस का एम्प्लॉय हो जाता है। लेकिन यहां पर हम जो एजेंट की बात कर रहे हैं इसको हमने नौकरी पे नहीं रखा है, हमने इससे साथ में सिर्फ इतना कमिटमेंट किया है कि हमारा प्रोडक्ट बेचो, जितना बेचोगे उसको उतना कमीशन आपको देंगे, बस इतनी सी बात हुई है हमारी इसके बीच में। ही इज नॉट ऑन द फिक्स्ड पे रोल, इसीलिए बेटे मैं इसे अपना कंपनी का एम्प्लॉय नहीं मान सकता। तो क्योंकि ये कंपनी के एम्प्लॉय की पोजीशन पे नहीं आता, बिजनेस के एम्प्लॉय की पोजीशन में कवर नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा बेटे इसे अलग से ही कंसाइनी का नाम देना ही ज्यादा लॉजिकल समझ में आता है।
इट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ योर कंसाइनमेंट। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर, डन। अब बेटे ये जो कंसाइनी ने स्टेटमेंट बनाया था ना एक स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट में कंसाइनी ने कैलकुलेट किया था कि मुझे कंसाइनर को कितने पैसे लौटाने हैं। समझ में आई बात? तो इस स्टेटमेंट को कहा जाता है बेटे अकाउंट सेल्स। क्या कहा जाता है इसको? अकाउंट सेल। जल्दी से बोलो बेटे, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं बेटे? अकाउंट सेल। व्हाट इज द अकाउंट सेल? अकाउंट सेल इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाएगा? अकाउंट सेल इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी टू बी सेंड टू, किसको भेजा जाएगा? कंसाइनर। डिटेलिंग ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कंसाइनमेंट सेल। उसके अंदर कंसाइनमेंट सेल से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल होगी। सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल का मतलब इसके अंदर कितने रुपए की सेल हुई, कितने रुपए के कंसाइनी के पर्सनल एक्सपेंसेस थे, कितने रुपए का कंसाइनी का कमीशन था, कितना स्टॉक कंसाइनी के पास में अभी भी बचा हुआ है, कितनी क्वांटिटी बिक गई, कितनी बची है, ये सारी की सारी डिटेलिंग आपको किसके अंदर मिल जाएगी? आपको अकाउंट सेल के अंदर मिल जाएगी। सो अकाउंट सेल इज द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी टू बी सेंड टू कंसाइनर डिटेलिंग ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कंसाइनमेंट सेल। याद रहेगी बेटे इतनी बात? यस और नो? हाँ या ना? यस सर, डन। चलो आगे चलते हैं। तो ये है बेटे आपका प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट। हमारी बात क्या चल रही थी सर? हमारी बात चल रही थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसाइनमेंट एंड डायरेक्ट सेल। तो पहला डिफरेंस जो आता है वो आता है ओनरशिप का। जब आपका डायरेक्ट सेल का ट्रांजैक्शन होता है तब आप इमीडिएटली ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर देते हैं? बायर को। ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द बायर एट द टाइम ऑफ सेल। लेकिन कंसाइनमेंट सेल के केस में क्या आप इमीडिएटली ओनरशिप कंसाइनी को ट्रांसफर कर देते हैं? द आंसर इज नो। ओनरशिप किसके पास में होती है? कंसाइनर के पास में भी होती है। सर ये लिखना है बेटे, आखिरी में स्क्रीनशॉट ले लेना, कहानी खत्म। ये बेटे लिखा हुआ तुम्हें तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है? मॉड्यूल में सब लिखा हुआ है ये सब, ठीक। और बेटे मैं मिनिमम उतने ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा भी नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसाइनमेंट एंड सेल। सर मेरी बात पूछना रही है क्या आपके पास? सर ये बता दीजिए गुड्स अनलोडिंग चार्जेस जो कंसाइनी के गोडाउन पर होता है वो कौन सा एक्सपेंस होगा, नॉन रिकरिंग या रिकरिंग? बेटे जब तक गुड्स कंसाइनी के गोडाउन तक नहीं पहुंच जाता तब तक के सारे खर्चे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। एक बार गुड्स अगर कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच गया तो उसके बाद के जितने खर्चे होंगे वो सारे के सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस माने जाएंगे। बेंचमार्क क्या है आपके पास? गुड्स बेटे कंसाइनी के गोडाउन के अंदर पहुंच गया या नहीं पहुंच गया? अगर गुड्स कंसाइनी के गोडाउन तक नहीं पहुंचा है और आपका कोई पैसा खर्च हो रहा है तो इसे आप कहेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। एक बार गुड्स अगर कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंच गया, कंसाइनी के गोडाउन के अंदर पहुंच गया, उसके बाद में अगर कोई खर्चा होगा तो फिर वो रहेगा आपका रिकरिंग एक्सपेंसेस। सर ये रिकरिंग कहाँ है? सर जो कंसाइनर एक्सपेंस कर रहा है वो भी नॉन, हाँ बेटे वो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, लेकिन उनको नॉर्मली हम लोग कंसाइनर एक्सपेंसेस के नाम से बोल के खत्म कर देते कहानी को। सर ये रिकरिंग एक्सपेंस कैसे है? बेटे मैंने तो नहीं कहा ये रिकरिंग एक्सपेंस है, मैंने कहा बेटे ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। ओके सर आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसाइनमेंट एंड सेल। पहला डिफरेंस है ओनरशिप का। अगर आप डायरेक्ट सेल परचेज का ट्रांजैक्शन करते हैं तो एट द टाइम ऑफ डायरेक्ट सेल परचेज ट्रांजैक्शन ownership of the goods will be immediately transferred to the buyer. But in the case of consignment sale, ownership of the goods will not be immediately transferred to the consignee. Only the possession of goods will be transferred to consignee. कंसाइनी को आप क्या देंगे? गुड्स की फिजिकल डिलीवरी कर देंगे, आप कंसाइनी को अपना गुड्स पहुंचा देंगे, लेकिन ओनरशिप अभी भी किसके पास रहेगी? कंसाइनर के पास ही रहेगी। So ownership will not be transferred to the consignee at the time of dispatch of goods.
दूसरा बेटे रिस्क। अब सवाल ये है कि सर रिस्क किसकी होगी? बेटे अगर डायरेक्ट सेल है, आप मेरी शॉप में आते हैं, मैंने आपको मोबाइल फोन बेच दिया, मैंने इसका पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, मैंने इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, अब इसके बाद में रिस्क किसकी है? डेफिनेटली बायर की है, क्योंकि जब मैं बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका हूं तो मैं बायर को उसके साथ के रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर कर चुका हूं, और अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर कर चुका हूं तब उस कंडीशन में यहां पर ओनरशिप किसकी है बेटे? यहां पर बायर की है, तो अब रिस्क भी किसकी होगी? बायर की होगी। लेकिन कंसाइनमेंट सेल में ऐसा नहीं है। कंसाइनमेंट सेल में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स का पोजीशन तो ट्रांसफर करेगा, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स की फिजिकल डिलीवरी तो देगा, लेकिन ओनरशिप कभी भी वो कंसाइनी को ट्रांसफर नहीं करेगा। और क्योंकि उसने ओनरशिप कंसाइनी को ट्रांसफर नहीं की है, मतलब गुड्स का ओनर अभी भी कौन है? गुड्स का ओनर अभी भी कंसाइनर है, और अगर कंसाइनर ही गुड्स का अभी भी ओनर है, इन दैट कंडीशन कंसाइनर ही यहां पर रिस्क को बियर करेगा। समझ में आई बेटे बात? हाँ या ना? तो डायरेक्ट सेल के केस में रिस्क का बर्डन किसके ऊपर चला जाता है? बायर के ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन कंसाइनमेंट सेल के केस में रिस्क का बर्डन अभी भी किसके ऊपर रहेगा? ये अभी बेटे सेलर, ये अभी भी कंसाइनर के ऊपर ही रहेगा। अगला डिफरेंस अगर देखा जाए तो अगला डिफरेंस है बेटे एक्सपेंसेस। डायरेक्ट सेल आपने कर दी, आपने अपनी शॉप में से गुड्स उठा के बायर को बेच दिया। एक बार गुड्स अगर बायर को बेच दिया तो अब उस गुड्स पे अगर कोई भी खर्चा करना होगा तो उसका जिम्मेदार कौन? बायर। सोचो ना बेटे, आप एक शोरूम में जाते हैं, शोरूम में से बढ़िया 50 इंचेस की टीवी खरीदते हैं कि भैया अभी T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है, इस बार T20 का वर्ल्ड कप 50 इंचेस की 4K टीवी में देखा जाएगा। आपने टीवी खरीद लिया बेटे, लेकिन क्या एक बात बताओ, उस शोरूम वाले ने टीवी को शोरूम से लेके आपके घर तक में भिजवाने के लिए क्या रिक्शा चार्जेस या फ्रेट चार्जेस उसने पे किए होंगे, या रिक्शा चार्जेस या फ्रेट चार्जेस आपने पे किए होंगे? सर एज अ बायर हमने पे किए, क्योंकि टीवी को तो हमको अपने घर तक उठा के लेके आना था। यानी एक बार अगर डायरेक्ट सेल हो गई तो उसके बाद के पूरे खर्चों का बर्डन किसके ऊपर आएगा? बायर के ऊपर। लेकिन कंसाइनमेंट सेल में अगर आपने गुड्स कंसाइनी को डिस्पैच कर दिया तो उसके बाद भी जो भी खर्चे होंगे उन सारे खर्चों का बर्डन किसके ऊपर आने वाला है? यहां पर फिर भी कंसाइनर के ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि कंसाइनी यहां पर सिर्फ और सिर्फ मियरली एज एन एजेंट काम कर रहा है। आगे चलूं? यस सर। उसके बाद बेटे अगला है रिटर्न ऑफ गुड्स। बेटे अगर डायरेक्ट सेल हुआ, आपने किसी को सामान बेच दिया, तो क्या आप बेटे बिका हुआ सामान वापस लेंगे? बोलो ना। आपकी एक शॉप है, आपने किसी को सामान बेच दिया, तो क्या आप अपना बिका हुआ सामान वापस लेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लेंगे आप। लेकिन अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भिजवाया है, कल को कंसाइनी ने जी तोड़ कोशिश कर ली कि भैया सामान बेचना है बेचना है बेचना है, लेकिन आखिरी में पता चला सामान बिक ही नहीं रहा है, तब आखिरी में तो बेटे कंसाइनी भी सरेंडर कर देगा, वो भी अपने हाथ खड़े कर देगा। कंसाइनर से बोल देगा भैया मैंने बहुत कोशिश कर ली है, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, लेकिन अब आपका सामान नहीं बिक रहा तो नहीं बिक रहा। तो बाद में कंसाइनर क्या करेगा? जो भी गुड्स कंसाइनी के पास में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा गुड्स कौन उठा के ले आएगा? कंसाइनर अपने पास में उठा के ले आएगा। समझ में आ गई बात? तो डायरेक्ट सेल के केस में अगर एक बार गुड्स आपने बेच दिया तो आप उसे वापस नहीं लेते, लेकिन कंसाइनमेंट सेल के केस में अगर आपने गुड्स कंसाइनी को भिजवाया है, कंसाइनी से गुड्स नहीं बिक रहा है, तो आप उस गुड्स को वापस ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी इन गुड्स का ओनर कौन? बताओ बेटे, अभी भी इन गुड्स का मालिक कौन? सर अभी भी इस गुड्स का मालिक चल रहा है यहाँ पर कंसाइनर, इसलिए कंसाइनर अपना गुड्स कभी भी कंसाइनी के पास से उठा के ला सकता है। ओके सर, डन। अगला ट्रांजैक्शन क्या सर? अगला डिफरेंस क्या? अगला डिफरेंस आता है इनवॉइस का। अगर आपका डायरेक्ट सेल का बिजनेस है तब आप क्या करोगे? सीधे सीधे इनवॉइस बनाओगे, क्योंकि इनवॉइस अल्टीमेटली क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप। अगर मैं कोई सामान खरीदता हूं और अगर उसका बिल मेरे नाम पे बना हुआ है, इसका मतलब ओनरशिप मुझे ट्रांसफर हो गई, अब आज से मैं उस सामान का मालिक हो गया, यही मतलब होगा ना इसका। तो यस सर, बात तो सही है। तो हमेशा जो इनवॉइस होता है या बिल होता है, बिल होती है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप। तो डायरेक्ट सेल के केस में आप सीधे क्या बनाते हैं? इनवॉइस बनाते हैं, और वो भी किसके नाम से बनाएंगे इनवॉइस? बायर के नाम से इनवॉइस बनाएंगे, क्योंकि जब तक बायर के नाम से इनवॉइस बनेगा नहीं तब तक बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, और अगर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तो उससे रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर नहीं होंगे।
इसीलिए डायरेक्ट सेल के केस में जब भी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं इनवॉइस। लेकिन अगर कंसाइनमेंट सेल की मैं बात करूं तो कंसाइनमेंट सेल में कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भिजवाएगा, whenever the goods will be sent by consignor to consignee, he will never prepare invoice of the goods। क्योंकि अगर उसने कंसाइनी के नाम पे इनवॉइस बना दिया तो ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो गई? कंसाइनी को। उस गुड्स का मालिक कौन हो गया? यहाँ पर कंसाइनी। इसलिए कभी भी कंसाइनर बेटे इनवॉइस तो कंसाइनमेंट के बिजनेस से बनाएगा ही नहीं, भूल जाओ। दैट द कंसाइनर इज सपोज टू मेक द इनवॉइस। सर तो फिर बनाएगा क्या? सोचो ना सर, हम एक शहर से दूसरे शहर में गुड्स भेज रहे हैं। अब कल को अगर पुलिस वालों ने ट्रक को रोक लिया कि बताओ गाड़ी में क्या सामान है, फिर हमने कहा देखो भैया साबुन बेच रहे हैं, अपन दूसरे शहर में ले जाके साबुन बेच रहे हैं, ब्यूटी सोप बेच रहे हैं। उसने कहा ठीक है चलो साबुन बेच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, चलो पेपर तो दिखाओ। अब आपके पास में अगर पेपर नहीं होंगे पुलिस वालों को दिखाने के लिए तो पुलिस वाले तो यही मानेंगे ना चोरी का सामान है ये, बोलो ना हाँ या ना। तो ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर कंसाइनर जब भी गुड्स को डिस्पैच करेगा, ही विल नेवर इशू प्रोफार्मा इनवॉइस, ही विल ऑलवेज इशू द he will never issue the invoice, he will always issue the pro forma invoice। क्या नाम होगा बेटे इसका? PRO pro FORMA pro forma invoice। इतना ठीक है सब। प्रो फार्मा इनवॉइस का मतलब क्या होता है? प्रो फार्मा इनवॉइस सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कुल मिला के एक ऐसा मान सकते हो कि ओनरशिप वाला कोई डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ओनरशिप नहीं है। हैं सर ओनरशिप वाला डॉक्यूमेंट है लेकिन जिसके अंदर ओनरशिप नहीं है, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? प्रोफार्मा इनवॉइस यानी कुल मिला के इस बात का सबूत है कि ये जो गुड्स है उसका मालिक कंसाइनर है, कंसाइनी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन प्रोफार्मा इनवॉइस अगर कंसाइनी के पास में है तो कानूनी तौर पे वो इस बात का एविडेंस होता है कि कंसाइनी के पास इतने अधिकार हैं कि कंसाइनी इन गुड्स की डिलीवरी लेकर कंसाइनर के बिहाफ में इन गुड्स को ओपन मार्केट में बेच सकता है। ठीक, तो यहाँ पे कुल मिला के ऐसा मूंगफली जिस कह सकते हो बेटे, ऐसी मूंगफली जिसमें बादाम नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये होता है बेटे आपका प्रोफार्मा इनवॉइस। कहाँ कहाँ के खतरनाक एग्जाम्पल लेके आते हैं। ये कह रहा है सर हम संतूर साबुन बेच रहे हैं, कोई कह रहा है सर ऐसी मूंगफली जिसमें बादाम नहीं है, फिर कोई बेटे अभी कच्चा बादाम गाते हुए आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब बता रहा हूँ ना, मेरी क्लास में ना बिल्कुल सिलेक्टेड हैं एक से एक स्टैंडर्ड कोहिनूर हीरे। क्या बेटे क्वीन एलिजाबेथ के पास में क्या कोहिनूर हीरे होगा बेटे? और कोहिनूर हीरे अगर दुनिया को देखना है तो आओ मेरी क्लास में आके देखो। एक ढूंढने जाओगे बेटे नवरत्न मिलेंगे, नवरत्न अनमोल, एक से बढ़कर एक, जिनकी कोई मूल्यांकन ही नहीं हो सकता। हाँ आगे चलते हैं। ठीक है सर, लेकिन मूंगफली में बादाम क्यों होगा सर? हाँ अब ये देखो बेटे, अब यहाँ पर एक नया डिस्कशन चालू हो गया। एक ने कहा कि सर ऐसी मूंगफली जिसके अंदर बादाम नहीं है, तो दूसरा कह रहा है कि मूंगफली के अंदर बादाम क्यों होगा। ये कैसा सवाल है? ठीक है, आओ बेटे इसका पता लगाएं। इसी पे अपन PhD कर लेते हैं। CA बेटे 2025 के बाद में देख लेंगे, तब तक अपन 2025 तक इसी पे अपनी PhD कर रहे हैं। नालायक उसके पीछे भिड़ गए। ए माँ, ये बंद करो ये सब तमाशे। हाँ इधर आओ, चलो पढ़ने बैठो। ठीक है, ऐसे ऐसे तो खतरनाक बेटे हमारी क्लास में बच्चे हैं, बताओ। आगे चलें। यस सर, तो यहाँ पर बेटे डायरेक्ट सेल के केस में कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनता है? उसको कहते हैं हम लोग इनवॉइस। लेकिन कंसाइनमेंट सेल के बीच में, कंसाइनमेंट सेल में कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनेगा? ये बनेगा बेटे प्रोफार्मा इनवॉइस। सर इट इज अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी अलॉन्ग विद द गुड्स कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन। हाँ तो बेटे मैंने भी वही सस्ते शब्दों में मुस्कान, मैंने भी वही कहा था। मुस्कान ने बहुत बढ़िया क्लियरली मतलब कि वेल डिफाइंड एक डेफिनेशन भेजी है। It is a document sent by consignor to consignee along with the goods, contains all information like nature, description, quantity, but most important price of the goods। मैंने भी वही बोला था बेटे, इनवॉइस की जगह क्या बनाएंगे हम? प्रोफार्मा इनवॉइस बनाएंगे जिसके अंदर सारी डिटेल लिखी होगी
और साथ में बेटे कुल मिला के ये बताएगा कि यहाँ पर जो कंसाइनी है वो इन गुड्स का मालिक तो नहीं बनेगा, लेकिन उसके पास में इतने अधिकार हैं कि इन गुड्स की डिलीवरी लेके इनको बेच सके। आगे चलूं? यस सर। ये लो, आप किस साबुन से नहाते हो? सर ये स्टेटमेंट आशीष सर की है, उन्होंने लिखवाया है। अच्छा, ये स्टेटमेंट आशीष सर की, हाँ तो वही कह रहा हूँ ना बेटे, मैंने सिंपल शब्दों में बोल दिया। अब ये स्टेटमेंट का कभी कोई क्वेश्चन आए तो मैं भी तुमको लिखवाऊं। जब ये क्वेश्चन आज तक बेटे 70-60 साल की 50 साल की इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में आ रहे हैं नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफार्मा इनवॉइस, तो बेटे मैं भी लिखवा के क्या करूंगा। ठीक है, हाँ ट्रू एंड फॉल्स में एक आध बार कभी आ गया होगा तो एक अलग बात है। सर अगर आपने स्टार्टिंग में नोट शेयर कर दिए होंगे तो प्लीज़ एक बार और कर दो कि क्या, क्योंकि मैंने इधर थोड़े टेक्निकल ग्लिच की वजह से लेट ज्वाइन हो पाई। कोई बात नहीं बेटे, मैंने नोट्स वगैरह कोई शेयर नहीं किए हैं इसके। अभी हम खाली खाली बेटे कंसाइनमेंट के फीचर्स को और उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ इशू बेटे, इशू मंगला सर बैकलॉग यूट्यूब पर अपलोड क्यों नहीं हो रहे हैं? ओके, और बेटे किसी के, अबे कंसाइनमेंट छोड़ो, अबे फालतू की बात है, और किसी के कोई डाउट हो तो बताओ बेटे। आओ सर, इमरान खान के ऊपर गोली चली सर, गोली चलाने वाला अकेला आदमी था, उसने स्टेटमेंट दिया है कि उसने अपनी अम्मी को अपने फूफा के यहाँ छोड़ के आया था, फिर अकेले ही उसने इमरान खान को गोली मारी थी। आपका इस बारे में क्या विचार है सर? अब इससे पाकिस्तान की राजनीति के अंदर क्या नया मोड़ आएगा? और कोई डिस्कशन? सर ऋषि सोनक साहब ब्रिटेन के पीएम बन गए हैं, भारतीय मूल के नागरिक हैं, इससे भारत वालों को क्या बेनिफिट मिलेगा? ये भी नहीं। सर वो रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में आपका क्या कहना है, और कितने दिनों तक ये वॉर चल सकता है? क्या ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में भी ऐसे कोई डिस्कशन करवाना चाहते हैं बेटे? आप बोलो ना। ठीक है, आगे चलो सर, आगे चलो, हो गया सर। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या होगा? अगला डिफरेंस होगा डेटर का। डेटर का मतलब अगर आप डायरेक्ट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं खासकर, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ क्रेडिट सेल्स आपका जो कंसाइनी है, आप एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ क्रेडिट सेल्स आपका जो कस्टमर है, वो कस्टमर क्या बन जाएगा? आपके लिए डेटर बन जाएगा, बिकॉज द अमाउंट विल बी रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर इन द फ्यूचर। ठीक है ना? लेकिन बेटे अगर आपने गुड्स को कंसाइनमेंट पे भिजवाया है कंसाइनी को, इन दैट कंडीशन कंसाइनी विल नॉट बिकम योर डेटर। समझ में आ रही है बात? आपने अगर गुड्स कंसाइनी को भिजवाया है देन कंसाइनी विल नॉट बिकम योर डेटर। हाँ, कंसाइनी जब उन गुड्स को बेच दे और बेच के अगर वो पैसे कलेक्ट कर ले तो फिर वो पैसे लेने का अधिकार आपके पास में होगा। इन दैट कंडीशन दैट कंसाइनी मे बिकम द डेटर। लेकिन फिलहाल आपने जैसी गुड डिस्पैच किया उस समय कंसाइनी आपके लिए डेटर नहीं बनता। उसके बाद बेटे रेम्यूनरेशन, अगर आपने डायरेक्ट सेल करी है तो डायरेक्ट सेल के केस में क्या बायर को आप रेम्यूनरेशन पे करते हैं? बताओ ना। अगर बेटे कोई आपकी दुकान में या आप किसी की दुकान में कस्टमर बन के जाते हैं और आप किसी की दुकान में कोई सामान खरीदते हैं तो क्या बेचने वाला आपको रेम्यूनरेशन पे करता है? बोलो ना हाँ या ना। नहीं सर, कोई रेम्यूनरेशन पे नहीं करेगा। लेकिन अगर कंसाइनमेंट सेल का बिजनेस है तो इस कंडीशन में कंसाइनर कंसाइनी को जैसे गुड्स भिजवाएगा वैसे गुड्स भिजवाते से ही वो अल्टीमेटली क्या करेगा? कंसाइनी को गुड्स भिजवाएगा, फिर कंसाइनी उन गुड्स को बेचेगा, और जब कंसाइनी उन गुड्स को बेचेगा तब कंसाइनी को उसका रेलेवेंट रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो ये बात हो गई बेटे हमारे रेम्यूनरेशन वाली पार्ट की। बायर को किसी तरह का कोई कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा जो कंसाइनी होगा, कंसाइनी को बेटे यहाँ पर कमीशन रिसीव हो जाएगा। आगे चलें? यस सर। सर ये तो बात समझ ली हमने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। आगे पीछे थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो भी समझ में आ गए। अब बताओ सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? सिस्टम हमने समझ लिया, प्रोसीजर हमको समझ में आ गया, प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट सेल हमको समझ में आ गई, गुड्स कहाँ से कहाँ कैसे कैसे मूव होता है, कब किसके पास में जाता है, कौन बेचेगा, पैसे कौन कलेक्ट करेगा, फिर अकाउंट सेल बेटे कंसाइनी प्रिपेयर करेगा, फिर ये कंसाइनी अकाउंट सेल के बेसिस पर बचे हुए पैसे किसको भिजवाएगा? कंसाइनर को भिजवाएगा। सर ये सारी बातें हमको समझ में आ गई है। सर आप स्टूडेंट को बोल देना मैं कुछ दिन बाद 1 ईयर के लिए लाइव ट्रेनिंग सेशन लॉन्च करूंगा इस पे। हाँ बेटे, मैंने बेटे हाँ एक मेरे स्टूडेंट हैं रेयान नाम के
बेटे वो बहुत पहले इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाया करते थे यूट्यूब में, ठीक है ना, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं वो, ठीक है। वो बेटे बहुत ही जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फिर से शुरू करने वाले हैं। और बहुत सारे सीए के स्टूडेंट में मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पर लैंग्वेज के कई बड़े इशू होते हैं, लैंग्वेज का बैरियर उनके लिए कई बार बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आप में से कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहें तो बेटे उनके इस लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ये लाइव कोर्स भी उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। आगे चलें? यस सर, आगे चलते हैं, ठीक है। और बेटे इसकी इन्फॉर्मेशन जब बेटे सर कोर्स लॉन्च करेंगे तब उस समय आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी इसकी, ठीक है। ओके सर, अभी वो चैनल का नाम बताओ सर, एड्रेस बताओ, स्पेलिंग बताओ। अभी से हम सब्सक्राइब करके रख लेंगे, हमारे पास हम बेल आइकन भी दबाएंगे सर, हमारे पास में नोटिफिकेशन भी आएगा सर, तो आपको फिर बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे भैया हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, आराम से शुरू करें। यस सर, आगे चलो, ठीक है। लो बेटे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट। हाँ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट की बुक में, कंसाइनर की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? क्योंकि मेन पार्टी यहाँ पर कौन है? कंसाइनर है। और क्योंकि मेन, अच्छा यहाँ पर किसी, हाँ बेटे इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि ये सारी बातें आपके ICAI के मॉड्यूल में लिखी हुई हैं, बट स्टिल इफ समबडी वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट देन प्लीज टेक इट नाउ। ले लिया, चलो आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि सर कंसाइनर की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है। कंसाइनर की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनाने के लिए, सीखने के लिए, इन सब बातों को जानने के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप जर्नल एंट्री से ही आएँ। अगर आपका एंट्री के ऊपर कंट्रोल अच्छा है तो फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करना और उसके बेसिस पर डेटा को प्रोसेस करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। सर ये लिख लूं? बेटे अभी मत लिखो, जब ज़रूरत पड़ेगी आयात तब बताऊंगा, तब लिख लेना, ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं, ठीक है सर, आप आगे चलो। सुनो, अगर आप कंसाइनमेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो कब, किस समय, कौन सी, कैसी एंट्री बनेगी, ये समझना पहले आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कंसाइनमेंट के केस में बेसिक समझो एंट्री से। एंट्री का फॉर्मेट बना के बेटे मैं आपको एक एक एंट्री समझाऊंगा, फिर कौन सी एंट्री किसके साथ में कैसे मर्ज की जा सकती है, कहाँ शॉर्टकट लगाया जा सकता है, कहाँ नहीं लगाया जा सकता, और इसके साथ में एसोसिएटेड और कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। ओके, शुरू करें? यस सर, शुरू करते हैं, ठीक है सर। सर सबसे पहली एंट्री कब बनती है? सर टाइम ही नहीं मिलता है मॉड्यूल पढ़ने का। आज मिलेगा ना बेटे, घबराओ मत, आयात मैं पढ़वाऊंगा ना मॉड्यूल, ठीक है। मुझे पता है ना बेटे कब कब तुम्हें कौन कौन सी परेशानी आने वाली है। इसके लिए बेटे मैंने पहले से सारे जुगाड़ कर रखे हैं, तुम इसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। हाँ, मुझे पता था ना बेटे आज कोई ना कोई पक्का बोलेगा कि सर हम मॉड्यूल ही नहीं पढ़ पाते, सर हमारे पास में टाइम ही नहीं है। ओके ठीक है, पक्का मालूम था बेटे, इसलिए आज अगर तुम बिलीव नहीं करोगे तो ये देखो मैं तुमको दिखाता हूँ बेटे। तुम्हारा कंसाइनमेंट वाला चैप्टर पढ़ाने के लिए ये देखो बेटे कहाँ है, कहाँ, ये देखो बेटे ये ICAI का मॉड्यूल डाउनलोड कर रखा है मैंने, क्योंकि पता है ना बेटे बच्चों को इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा होगा। तो अब ये वाला चैप्टर किससे कराया जाए? मॉड्यूल से कराया जाए। शुरू करें? यस सर, शुरू करो, ठीक है बेटे, तुम घबराओ मत। जहाँ जहाँ तुम बेटे लैग करोगे वहाँ वहाँ मैं तुम्हें हमेशा साथ में खड़ा हुआ मिलूंगा। आगे चलूँ? यस सर, आगे चलो, ये लो, ठीक है, डन। बेटे यहाँ पर सबसे पहली एंट्री कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? तो जिस समय गुड्स कंसाइनर के गोडाउन से निकलेगा। ये क्या था बेटे? कंसाइनर का गोडाउन। कंसाइनर ने गुड्स को, कंसाइनी को डिस्पैच करने के लिए गुड्स अपने गोडाउन के बाहर निकाला, और गोडाउन के बाहर जब गुड्स निकाला था गुड्स को डिस्पैच करने के लिए, तो हमने इसे किस नाम से पुकारा था? हमने इसको पुकारा था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। बस यहीं पर पहली एंट्री हो जाना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, कंसाइनमेंट के, स्पेसिफिकली कंसाइनमेंट के बिजनेस में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या हमें कितने लॉसेस हुए, ये कैलकुलेट करने के लिए कंसाइनर हमेशा एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेगा जिसका नाम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ध्यान से समझे क्या होता है, अकाउंटिंग के पीछे का पर्पस क्या है, अकाउंटिंग के पीछे की सोच क्या है, पहले ये समझें आप। यहां पर बेटे कंसाइनर का मेन ऑब्जेक्टिव है
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट सेल। कि बेटे हर कंसाइनर ये जानना चाहता है कि अगर मैं कंसाइनमेंट के थ्रू अपने गुड्स को मार्केट में बेच रहा हूं तो यहां पर इन गुड्स को मार्केट में बेचते समय मुझे प्रॉफिट होगा या मुझे लॉस होगा, या कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है या कितने रुपए का लॉस हुआ है, वो हमेशा वो निकालना चाहता है। और ये प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हर कंसाइनर एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेगा, एक सेपरेट नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर करेगा जिसका नाम होगा यहां पर क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। और अगर कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी किसके एप्लीकेबल होंगे, नॉमिनल अकाउंट के ही एप्लीकेबल होंगे। और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, यही कहते हैं ना नॉमिनल अकाउंट के रूल। तो कंसाइनर भी यहां पर यही करता है कि कंसाइनमेंट के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे कहां डेबिट करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में। whatever expenses are there in the consignment sale, all those expenses will be debited to consignment account। लेकिन कभी भी कंसाइनमेंट से किसी भी तरह की कोई भी इनकम होगी तो वो इनकम कहां क्रेडिट हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और सोचो आप एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसके डेबिट में आपने सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रखे हैं, जिसके क्रेडिट में आपने सारी इनकम रिकॉर्ड कर रखी है। आखिरी में अगर इस अकाउंट को बैलेंस किया जाए तो क्या मिलेगा, सर डेफिनेटली प्रॉफिट या लॉस। इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है तो क्या मिलेगा, लॉस। कहानी खत्म। यही तो चाहिए ना कंसाइनमेंट को, कंसाइनर को। तो इसीलिए कंसाइनर हमेशा अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट। शुरू करें। तो जैसे ही बेटे कंसाइनर ने गुड्स अपने गोडाउन से निकाला सो दैट इस गुड्स को कंसाइनी को भिजवाया जा सके, जिसको आपने नाम दिया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये भी हमारे कंसाइनमेंट के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। और अगर ये एक्सपेंस है तो इसे भी कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर देना चाहिए। तो बताओ बेटे यहां पर एंट्री क्या बनी, सर एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एंट्री समझ में आ गई बेटे, यस और नो, हाँ या ना। पहली बात, आपने कंसाइनमेंट पे गुड्स भिजवाया है, यू आर सेंडिंग गुड्स ऑन द कंसाइनमेंट, और ये कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है, कंसाइनर के लिए खर्चा है, एंड एवरी एक्सपेंस विल बी डेबिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। तो क्योंकि ये खर्चा है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, इसलिए आप इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे और इसके अगेंस्ट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर इतना? यस सर बिल्कुल क्लियर है। और आगे चलते हैं, ठीक है सर। लो बेटे पहली एंट्री मिल गई आपको। कंसाइनर की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, कंसाइनर की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय पहली एंट्री बनी, जब आप गुड्स को कंसाइनमेंट पे भिजवाएंगे उसकी क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। डन? यस सर डन। अब क्या होगा, इसके बाद बेटे जो भी एंट्री निकलने वाली है वो सारी की सारी एंट्री आपके कंसाइनमेंट के प्रोसीजर से निकलेगी, ठीक है ना। अभी नहीं लिखना है बेटे, बाद में लिखना, अभी नहीं लिखना है, जिसको भी लिखना होगा बाद में लिखना। अब क्या होगा, इस गुड्स को डिस्पैच करने के लिए कंसाइनर को कुछ पैसे अपनी जेब से और खर्च करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल गुड्स की स्पेशल पैकिंग के लिए पैकिंग एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे। रास्ते में गुड्स का कोई एक्सीडेंटल लॉस ना हो जाए, उस लॉस से अपने आप को कवर करने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद बेटे यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए आपको फ्रेट का एक्सपेंस भी पे करना पड़ जाए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे खर्चे कौन पे करेगा, सर ऑल दीज एक्सपेंसेस विल बी पेड बाय कंसाइनर। ये सारे खर्चे सर कंसाइनर पे करेगा। और अगर कंसाइनर पे करेगा तो कंसाइनर ने तो बिल्कुल कसम खा के बैठा है। क्या कसम खा के बैठा है, ऑल द एक्सपेंसेस, जल्दी बोलो क्या, ऑल द एक्सपेंसेस will be debited to consignment account। समझ में आया बेटे? तो ये खर्चे किसके, बोलो ना बेटे, ये खर्चे किसने पे किए, जल्दी बताओ। पैकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, फ्रेट चार्जेस एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे किसने पे किए, कंसाइनर ने। कंसाइनर ने खर्चे पे किए और ये सारे के सारे खर्चे कहाँ डेबिट हो जाने चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो बताओ बेटे एंट्री क्या बनी, जल्दी बताओ। consignment account is to be debited and cash/bank account is to be credited। एंट्री समझ में आई बेटे?
हम किसकी बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पहले ये बताओ, हम किसकी बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर की बुक में। और खर्चे किसने पे किया है सर? कंसाइनर ने। तो कंसाइनर ने जब खर्चों की, एक्सपेंसेस की पेमेंट करी होगी, पैसे दिए होंगे, तब कंसाइनर ने कहा होगा कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, दिस इज एन एक्सपेंस, इट शुड बी डेबिटेड इन द सेपरेट अकाउंट नेम्ड एज कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई बेटे? एंट्री बन गई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, या कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर है इतना? पक्का? यस सर। ये रही बेटे आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या तो फिर बैंक अकाउंट। और ये एंट्री कौन से खर्चों के लिए? ये एंट्री उन एक्सपेंसेस के लिए है जो गुड्स को डिस्पैच करने के लिए कंसाइनर ने अपनी पॉकेट से किए थे। ऑल दोज एक्सपेंसेस विच हैज बीन इनकर्ड आउट ऑफ कंसाइनर्स पॉकेट फॉर द डिस्पैच ऑफ गुड्स। इतना क्लियर? यस सर, इतना भी क्लियर। अब बेटे इसके बाद अपने अकाउंटिंग प्रोसेस पे और आ जाओ। यहाँ पर बेटे गुड्स आपने लोड करवा दिया, गुड्स बेटे ट्रेन में लोड हो गया, छुक छुक गाड़ी चली, छुक 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 करते करते कहाँ पहुंची सर? वो पहुंची कंसाइनी के रेलवे स्टेशन में। चलो बेटे, अब कंसाइनी के रेलवे स्टेशन में बेटे आपकी गाड़ी पहुंच तो गई, यहाँ पर कंसाइनी ने ली गुड्स की डिलीवरी, और गुड्स की डिलीवरी लेते समय उसको लॉकर रेंट पे करना पड़ गया, उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ गई, उसको क्लियरिंग चार्जेस पे करने पड़ गए, और उसके अलावा उसको कोई दूसरे भी इस टाइप के छोटे मोटे खर्चे पे करने पड़ गए। अब इसके लिए एंट्री क्या होगी? सवाल ये है, बताओ ना बेटे, इसके लिए एंट्री क्या होगी? रिकरिंग नहीं बेटे, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। मैंने पहले ही कहा है कि जब तक गुड्स कंसाइनी के गोडाउन तक नहीं पहुंच जाता तब तक के सारे खर्चे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, हाँ। अब सर इसकी क्या एंट्री बनाए? तो पहली बात, क्या ये भी खर्चा है? बोलो ना हाँ या ना, क्या ये भी खर्चा है? यस सर। और अगर ये भी खर्चा है तो ये खर्चा भी कहाँ डेबिट हो जाना चाहिए? बोलो ना, इस खर्चे को भी कहाँ डेबिट करोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट में तो डेबिट करोगे ना। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस था, इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करवाया। कंसाइनर ने जो पैसे खर्चा किए थे वो भी खर्चा था, इसको भी आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करवाया। तो यहां पर बेटे खर्चा कौन कर रहा है? कंसाइनी। भले ही पेमेंट कंसाइनी कर रहा हो, लेकिन वो रिकवर किससे करेगा? कंसाइनर से ही रिकवर करेगा। और अगर कंसाइनर से ही रिकवर करेगा तो कंसाइनर तो इसको भी अपने एक्सपेंस के तौर पे देखेगा। फॉर कंसाइनर इट इज इटसेल्फ द एक्सपेंस। और अगर कंसाइनर के लिए ये एक्सपेंस ही है, इन दैट कंडीशन कंसाइनर इन एक्सपेंसेस के लिए भी डेबिट किसको करवाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट को ही डेबिट करवाएगा। लेकिन इस बार कंसाइनर ने खुद एक्सपेंसेस पे नहीं किए। एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं? कंसाइनी ने। और बाद में कंसाइनर को ये पैसे कंसाइनी को लौटाने पड़ेंगे। कंसाइनी इज मेकिंग पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर के बिहाफ में कंसाइनी इन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहा था। इसका मतलब बाद में कंसाइनी भी इन एक्सपेंसेस को कंसाइनर से रिकवर करेगा। तो बेटे यहां पर अब एंट्री क्या बननी चाहिए? पहली बात तो सर एक्सपेंस है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कराओ। दूसरी चीज, इस बार ये खर्चा कंसाइनर ने नहीं किया है। खर्चा किसने किया है? कंसाइनी ने खर्चा किया है। और दिस एक्सपेंस इज टू बी रिम्बर्स्ड टू कंसाइनी इन फ्यूचर। इसलिए बेटे आज ही इसके लिए एंट्री बना दी जाती है, कंसाइनी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। तो फाइनली एंट्री क्या बन गई इसकी? ये सारे आपके नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री हो जाती है यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। सर बट कंसाइनी की गलती का कारण हुआ है, फिर भी कंसाइनर क्यों? कंसाइनी की गलती, अभी तो किसी की गलती नहीं हुई है अभी तक। अनमोल अभी तो किसी की गलती नहीं हुई है। अभी तो हम सीधे सीधे काम की बात कर रहे हैं। गलती बाद में करवाएंगे अभी किसी ना किसी पार्टी से। आगे चलूं? यस सर, आप आगे चलो, ठीक है। और बेटे अपने ये लो, अब बेटे आपको मिल गई थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री होगी आपके कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए, और कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए एंट्री होगी यहाँ पर क्या थी? जल्दी बताओ, कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री बनी थी? कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री बनी थी? जल्दी बताओ।
सर ये भी एक्सपेंसेस है, इनके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ और इसके अगेंस्ट में आपने कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट किया। ये लो बेटे, बीइंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ये कौन से खर्चे थे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, बीइंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी रिकॉर्डेड। डन। और चलो बेटे एक कदम हमारे कंसाइनमेंट के प्रोसेस में। इतने खर्चे करने के बाद कंसाइनी ने अब गुड्स की डिलीवरी ले लिया, ठीक है ना, और गुड्स की डिलीवरी लेने के बाद अब कंसाइनी गुड्स को कहाँ लेकर गया? सर गुड्स की डिलीवरी ले लिया कंसाइनी ने, अब इस गुड्स को लिया और गुड्स को लेके कहाँ गया? सर गुड्स को लेके आ गया वो अपने गोडाउन में। गोडाउन में लाने के बाद कंसाइनी को कुछ खर्चे और करने पड़े, जैसे कि गोडाउन रेंट, गोडाउन की एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फॉर जनरेटिंग सेल्स, ऐसे कुछ खर्चे कंसाइनी को और करने पड़े। ये खर्चे किसने किया? बोलो ना बेटे, ये खर्चे किसकी डेस्टिनेशन पे हुए? कंसाइनी की डेस्टिनेशन पे। पेमेंट भी किसने किया होगा? कंसाइनी ने किया होगा। लेकिन कंसाइनी इन एक्सपेंसेस को भी किससे रिकवर करेगा? बोलो ना, कंसाइनी इन एक्सपेंसेस को भी किससे रिकवर करेगा? सर कंसाइनी तो इन एक्सपेंसेस को भी कंसाइनर से ही रिकवर करेगा, ठीक है ना। हाँ सर, कंसाइनर से ही रिकवर करेगा। तो अब अगर कंसाइनी इन एक्सपेंसेस को भी कंसाइनर से रिकवर करेगा तो इन एक्सपेंसेस का बर्डन भी कंसाइनर के ऊपर ही आने वाला है। अब बर्डन अगर कंसाइनर के ऊपर आएगा तो कंसाइनर ने तो हर कंसाइनमेंट के खर्चे को एक ही जगह डेबिट करना है। कहां पर? कंसाइनर ने कंसाइनमेंट के हर खर्चे को एक ही जगह पर डेबिट करना है। बोलो कहां पर? कंसाइनमेंट अकाउंट में। बताया था बेटे मैंने अभी, all expenses related to consignment sale will be debited in your consignment account। अब क्योंकि ये भी खर्चा है जो आपकी कंसाइनमेंट सेल से रिलेटेड है, इसलिए ये खर्चा भी डेबिट कहां पर होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा। लेकिन ये खर्चा पेबल किसको है? ये खर्चा कंसाइनर को लौटाना पड़ेगा। किसको लौटाएगा? कंसाइनी को। सो दिस एक्सपेंस इज पेबल टू कंसाइनी। इसलिए बेटे यहां पर एक क्रेडिट और डालनी पड़ेगी। क्रेडिट क्या डालनी पड़ेगी? यहां पर कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट करवाना पड़ेगा। समझ में आई बात बेटे? हाँ या ना? तो एंट्री क्या बन गई? इन खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए, रिकरिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए भी एंट्री क्या बनी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। अरे सर अभी अभी हमारे दिमाग में एक डाउट आया। मैंने कहा क्या? सर ये जो रिकरिंग एक्सपेंसेस थी, इन रिकरिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए आपने एंट्री बनाई थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, और यहां पर जब रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए भी सेम एंट्री बनाई आपने। यानी रिकरिंग एंट्री के, रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए भी एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस के लिए भी सेम एंट्री। मैंने कहा हाँ सर ऐसा क्यों? मैंने कहा दोनों खर्चों का बर्डन किसके ऊपर आना है? बताओ ना बेटे, दोनों खर्चों का बर्डन किसके ऊपर आना है? कंसाइनर के ऊपर आना है। कंसाइनी तो अपने एक्सपेंसेस किससे रिकवर करवा लेगा? कंसाइनी तो अपने एक्सपेंसेस कंसाइनर से। हाँ बेटे, कंसाइनी तो अपने सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर से रिकवर करवा लेगा, लेकिन इन सारे खर्चों का बर्डन किसको सहन करना पड़ेगा? कंसाइनर को। तो कंसाइनर का कहना यह है कि खर्चा ऐसा हो या खर्चा वैसा हो, खर्चा खर्चा है, और मैं तो हर एक एक्सपेंस को कहां पर डेबिट करूंगा? आई विल डेबिट एवरी एक्सपेंस इन। बेटे अभी नहीं ले पाऊंगा उत्कर्ष में आपका डाउट, प्लीज लोअर योर हैंड। उत्कर्ष, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर डाउट राइट नाउ, प्लीज लोअर योर हैंड। आगे चलते हैं। हाँ, तो यहां पर बेटे कंसाइनर का कहना यह होता है कि फिलहाल यहां पर हम जितने भी ये खर्चे हैं, मैं सारे खर्चों को कंसाइनमेंट अकाउंट में ही डेबिट करूंगा। अब बेटे अच्छे से गौर से देखो, कंसाइनर ने खुद जो खर्चा किया था उसके लिए भी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करवाया था। बोलो यस। कंसाइनी ने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए जो खर्चे किया उसके लिए भी डेबिट क्या करवाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। वैसी कंसाइनी के जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, उन रिकरिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए भी डेबिट क्या करना पड़ेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ऑल इनकम विल बी क्रेडिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। समझ में आया? इतना क्लियर है सबको? यस और नो? तो बेटे कंसाइनी के जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑल दोज रिकरिंग एक्सपेंसेस विल बी, यस। हाँ,
ऑल दोज एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। बस यहाँ पर पेएबल अमाउंट किसको है, कंसाइनी को, तो क्रेडिट क्या कर देंगे, कंसाइनी अकाउंट। तो यहाँ पर रिकरिंग एक्सपेंस, और अगर मैं लिख के दिखाऊं तो कायदे से अगर आप देखोगे तो एंट्री दोनों की सेम लग रही है बेटे। यहाँ पर एंट्री बनी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, और यहाँ पर भी एंट्री बनी है कंसाइनमेंट अकाउट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। लेकिन बेटे पॉइंट नंबर सी की एंट्री किससे रिलेटेड थी, पॉइंट नंबर सी की एंट्री आपके नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड थी। लेकिन पॉइंट नंबर डी की एंट्री किससे रिलेटेड है, पॉइंट नंबर डी की एंट्री आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। आगे चलूं, यस और नो, तो कोई भी खर्चा होगा, एवरी एक्सपेंस आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में ही डेबिट होना है। रिकरिंग एक्सपेंस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट कंसाइनी ने की थी, और बाद में पैसे वो किससे रिकवर करने वाला है, कंसाइनर से रिकवर करने वाला है। इसीलिए कंसाइनर की बुक में एंट्री करते समय आप कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट करवाएंगे। डन, यस सर डन। चलो एक कदम और आगे चलते हैं। अब बेटे अपने प्रोसेस पे वापस आओ। गुड्स कंसाइनी के गोडाउन पे आ गया, अब क्या होगा बेटे, सर कंसाइनी इन गुड्स को कस्टमर को बेचेगा। मैंने कहा ठीक है, ये रहे कस्टमर, बिक गया गुड्स। गुड्स किसने बेचा, कंसाइनी ने बेचा, बिल्कुल ठीक बेटे। कंसाइनी ने गुड्स बेचा, तो क्या इसे कंसाइनमेंट की इनकम माना जा सकता है, यस सर बिल्कुल, इट कैन बी कंसीडर्ड एज एन इनकम ऑन कंसाइनमेंट। और अगर ये इनकम है तो कहां क्रेडिट होना चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। थोड़ी देर पहले बेटे मैंने बताया था आपको, कंसाइनर अपने सारी नॉमिनल इनकम को, नॉमिनल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करेगा, कौन सा, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अब जब गुड्स बिक गया, तो जितना गुड्स यहां पर बिका होगा उतने गुड्स की सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए आप किसको क्रेडिट करवाएंगे, सर यहां पर हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करवाएंगे। अब यहां पर सेल ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स इनकम है, इसीलिए इनकम अकाउंट में, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट में हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, बताओ बेटे इस गुड्स के पैसे किसके पास है, हु इज द रिसीवर ऑफ द मनी आउट ऑफ दिस सेल, बोलो ना बेटे, पैसे किसके पास में, सर कंसाइनी के पास में। तो कंसाइनर बेटे कंसाइनी से कैश भी रिकवर करेगा। तो जब अमाउंट पेबल टू कंसाइनी था तो आपने कंसाइनी अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट। अब ये क्या होगा, दिस अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनी, तो कंसाइनी अकाउंट को क्या करना पड़ेगा बेटे, डेबिट। तो बताओ एंट्री क्या बनी, सर एंट्री बनी कंसाइनी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। सबको एंट्री बेटे समझ में आ गई, यस और नो, हाँ या ना, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री बेटे यहां पर हो जानी चाहिए, कंसाइनी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कंसाइनी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने बेटे गुड्स यहां पर बेच दिया। आगे चले, हाँ बेटे पिछले यहां तक अगर किसी को कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। डन, आगे चलते हैं। जब बेटे गुड्स बेचा तो एंट्री क्या बनी, गुड्स बेचा तो एंट्री बन गई यहां पर कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। और एक कदम आगे चलते हैं, सोचो एक मिनट के लिए मेरे साथ साथ सोचना, आपने कंसाइनी को क्या ड्यूटी दी थी, बताओ ना, आपने कंसाइनी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि उसे कंसाइनमेंट का गुड्स बेचना है, बेच दिया उसने, बोलो ना, एंट्री तो बना दी ना आपने। अगर एंट्री बना दी मतलब कंसाइनी ने तो गुड्स बेच दिया, और बेच दिया तो क्या उसका कमीशन डी हो गया, बोलो ना हाँ या ना। अब जब कंसाइनी ने कंसाइनमेंट का गुड्स बेच दिया तो उसका कमीशन डी हुआ कि नहीं हुआ, यस सर कमीशन भी डी हो गया। तो जैसे बेटे कंसाइनी ने गुड्स बेचा वैसे ही यहां पर कंसाइनी का कमीशन डी हो गया। अब बताओ कंसाइनी के कमीशन के खर्चे, कंसाइनी के लिए इनकम है लेकिन कंसाइनर के लिए क्या है ये, सर कंसाइनर के लिए तो एक्सपेंस है, और कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है। तो बताओ बेटे कंसाइनर इस खर्चे के लिए एंट्री क्या बनाएगा,
सर एवरी एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये अभी भी कहाँ पे डेबिट होना है, कंसाइनमेंट अकाउंट में ही डेबिट होना है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका काउंटर पार्ट क्या बनेगा, क्रेडिट इफेक्ट कहाँ डालोगे, बोलो ना, क्रेडिट इफेक्ट कहाँ डालोगे सर, क्रेडिट इफेक्ट डालेंगे यहाँ पर किसमें, क्रेडिट इफेक्ट कहाँ डालोगे, कंसाइनी अकाउंट, बिल्कुल ठीक। तो बेटे फाइनली जब यहाँ पर आपका कमीशन ड्यू होगा तो कमीशन को ड्यू करते समय आपको एंट्री डालनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि कमीशन आपके लिए एक्सपेंस है, इसीलिए आप किसकी तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंसाइनर की तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए यहाँ पर कमीशन को ड्यू करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। लग रहा है बेटे ये एंट्री सर बिल्कुल सेम बनी है। जब आपने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए थे तब भी यही एंट्री बनाई थी, जब आपने रिकरिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए तब भी यही एंट्री बनाई, अब जब कंसाइनी को कमीशन पेएबल रिकॉर्ड करना है तब भी आप यही एंट्री बना रहे। मैंने कहा हाँ भाई हाँ सर, ऐसा क्यों, क्योंकि तीनों का नेचर सेम है। रिकरिंग एक्सपेंसेस भी खर्चे थे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस भी खर्चे थे, और यहां पर बेटे ये जो कमीशन है ये भी तो खर्चा है। सर इंटरेस्ट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्यों, इंटरेस्ट कहां डेबिट किया मैंने, इंटरेस्ट डेबिट नहीं किया मैंने, आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेटे तीनों ही एक्सपेंस है, और अगर तीनों ही एक्सपेंस है तो कंसाइनर ने ऑल द एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द ऑल द एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। कहानी खत्म, समझ में आ गई बेटे बात, हाँ या ना। और तीनों का ही अमाउंट किसको पेएबल है, तीनों का ही अमाउंट यहां पर कंसाइनी को पेएबल है, समझ में आ रहा है। अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी कंसाइनी ने पे किए होंगे तो अमाउंट किसको पेएबल है, कंसाइनी को। रिकरिंग एक्सपेंसेस भी कंसाइनी ने पे किए होंगे तो अमाउंट किसको पेएबल है, कंसाइनी को। और कमीशन भी किसको पेएबल है, कंसाइनी को। तो यहां पर तीनों का डेबिट भी सेम रहेगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ थ्री आर द एक्सपेंस इन नेचर एंड एवरी एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड इन योर कंसाइनमेंट अकाउंट। क्रेडिट क्या करवाओगे सर, तो बेटे यहां पर ये जो भी आपने डेबिट कर रखा है इसके अगेंस्ट में एक ही क्रेडिट समझ में आता है। क्या समझ में आता है, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर पेएबल टू द कंसाइनी, तो इसलिए आप यहां पर कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इतना क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना। मरजान, हाँ क्लियर है यहां तक, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, अब क्या होगा, एक एंट्री और मिल गई बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। और ये एंट्री किसके लिए है, ये एंट्री है कमीशन ड्यू ऑन कंसाइनमेंट। आपके कंसाइनमेंट के बिजनेस में कितने रुपए का कमीशन ड्यू हुआ है ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये एंट्री आपको दी गई है। ओके सर, डन। और आगे चलते हैं एक कदम और, अब क्या करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटे। अब बेटे यहाँ पर जब आपके पास में गुड्स बिक गया, जो आपने पहले गुड्स भिजवाना था भिजवा दिया, कंसाइनी को गुड्स मिल गया, कंसाइनी ने पैसे खर्चा कर दिए, खर्चा करने के बाद गुड्स को बेचना शुरू किया, कंसाइनी ने सारा का सारा प्रोडक्ट, सारी की सारी गुड्स बेच बाच के उसने बराबर कर दिया, एवरीथिंग इज फॉर कर। लेकिन बेटे गुड्स को बेचा किसने, बताओ ना, गुड्स को बेचा किसने, कंसाइनी ने बेचा। तो पैसे भी किसके पास में आए, अरे पैसे भी किसके पास में आए सर, पैसे भी आए कंसाइनी के पास में। अब ये कंसाइनी के पास के पैसों को कौन रिकवर करेगा, हु इज गोइंग टू रिकवर दिस एक्सेस मनी ऑन द कंसाइनमेंट। बताओ बेटे इस एक्सेस मनी को कौन रिकवर करेगा, सर कंसाइनर रिकवर करेगा। यानी जो भी बैलेंस अमाउंट होगा, बैलेंस अमाउंट यहाँ पर कंसाइनर कंसाइनी से रिसीव करेगा। और जब कंसाइनर कंसाइनी से बैलेंस अमाउंट रिकवर करेगा तो एंट्री क्या बनाओगे, एंट्री बनाएंगे बेटे पैसे मिल रहे हैं, कैश इज कमिंग इन, बैंक आर द रिसीवर, इसीलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा सर, क्रेडिट होगा गिवर, हु इज गिवर, सर कंसाइनी इज द गिवर ना। ओके, तो यहां पर एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। लो बेटे एक एंट्री और बनती थी, वही मैंने समझा दी, बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लेजर। ओके, इसके बाद बस एक ही काम बच जाता है कि आपके कंसाइनमेंट के बिजनेस में अगर आपका कोई स्टॉक बच गया होगा
जो आग लगने से या सड़ जाने से या बर्बाद हो जाने से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको इसका क्या कहना चाहिए, आपको अपना स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जब स्टॉक कैलकुलेट करना होगा तो याद करो बेटे, क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री बनाया करते थे आप, हाँ या ना? कभी आपने कोई क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनाई है, यस और नो? हाँ सर, हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनाई थी। क्या एंट्री बनाई थी सर? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग। नहीं 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 अनमोल, नहीं अनमोल, एंट्री अपोजिट बन गई है। अनमोल, एंट्री होनी चाहिए क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपने एंट्री बनाई है, ठीक है ना? हमेशा आपने क्या एंट्री बनाई है? क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आपकी एसेट है इसलिए आप इसको डेबिट करवाया करते थे और इसे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख के दिखाया करते थे। याद आया, हाँ या ना? यस सर। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसेबल अकाउंट, ये एंट्री भी बहुत सही लग रही है। आओ आगे चलते हैं। तो अब अगर बेटे मुझे ईयर एंड में अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के बाद जितनी भी 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 जितनी की भी इन्वेंट्री निकलेगी उतनी इन्वेंट्री मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और उसके लिए एंट्री हो जानी चाहिए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। डन। यस सर, डन। चलो सर, जर्नल एंट्री तो बना ली। अब अगर लेजर पोस्टिंग करने जाएंगे तो कंसाइनर की बुक में कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे? बताओ, पहली एंट्री क्या बनी थी? बोलो ना बेटे, पहली एंट्री क्या बनी थी? लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेना। ये लो बेटे, लास्ट पेज का किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लो। सर टेल जी एंट्री वन मोर टाइम। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। बेटे बचे हुए पैसे हमने कंसाइनी से रिकवर किए होंगे ना? सारा का सारा सामान किसने बेचा? कंसाइनी ने। तो कस्टमर से पेमेंट भी किसने कलेक्ट किया होगा? कंसाइनी ने। तो कंसाइनी के खर्चे माइनस करने के बाद, कंसाइनी का कमीशन माइनस करने के बाद बचे हुए पैसे तो अपन कंसाइनी से रिकवर करेंगे। यस सर, इसलिए वो एंट्री बनी है। आगे चलते हैं, सुनो। अब अगर मैं लेजर पोस्टिंग करने की बात करूं तो सबसे पहले एंट्री आपने जो अपनी अकाउंट की बुक में बनाई है वो क्या बनाई थी? सर सबसे पहले एंट्री बनाई थी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था बेटे। अगर मैं इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग करने जाऊं तो मुझे 2 अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बताओ कौन कौन से? सर एक तो चाहिए आपको कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, मैंने कहा ये लो तैयार। दूसरा चाहिए आपको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सॉरी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं कह रहा, पता नहीं कौन सा यहाँ पर आपको, हाँ दूसरा अकाउंट चाहिए आपको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। डन इतना? यस और नो, हाँ या ना? 90% केसेस में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट ही मांगा जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, 90% केसेस में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें तुमसे बेटे आपसे सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट ही मांगा जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट के अलावा कोई और अकाउंट आपसे पूछा जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत नहीं के बराबर है। इतना क्लियर है? इसलिए आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। यहां तक सभी को समझ में आ गया हो तो बताएं। यस सर। हाँ बेटे, अब अपना हो गया कोटा पूरा। बाय बाय, कल।